हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा मेजर टेस्ट 03 आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार पेपर यहाँ पर आयोजित करवाया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो आपका जीके और जीएस का पेपर होने वाला है, यहाँ पर आपके लगभग 100 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित और आपके जीके जीएस से संबंधित जो भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में बनकर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग से संबंधित सवाल है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले आपको कथन पढ़ना है, फिर वो निष्कर्ष जो दिए गए हैं इनमें से आपको सुझाव बताना है कौन सा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो कुछ कुत्ते जो हैं वो चूहे हैं, यानी सम डॉग्स आर रेट्स। तो कुछ कुत्ते जो हैं, जैसे ये डॉग्स हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे, यानी रेट्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ कॉमन यहाँ पर दिया गया है। सभी चूहे जो है वो पेड़ है, यानी कि ऑल रेट्स आर ट्री। तो यहाँ पर जो सभी चूहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्री हो जाएगी। तो ये सभी चूहे जो है ये ट्री है। कुछ पेड़ कुत्ते नहीं हैं। तो कुछ पेड़ जो है वो कुत्ते नहीं हैं, तो ये कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पर आपको निष्कर्ष निकालना है, जैसे कि कुछ पेड़ कुत्ते हैं, तो कुछ पेड़ जो है वो डॉग्स हैं यहाँ पर, तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला जो है यहाँ पर ये अनुसरण करता है। सभी कुत्ते पेड़ है, तो सभी कुत्ते पेड़ हैं, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, सभी चूहे जो है वो कुत्ते हैं, तो सभी चूहे जो है वो कुत्ते यहाँ पर नहीं है, कुछ चूहे जो है वो कुत्ते हैं यहाँ पर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कोई पेड़ कुत्ता नहीं है, तो कोई भी ट्री जो है यहाँ पर, ये पूरा आपका ट्री है, ये कुत्ता नहीं है, ये गलत बात है। यहाँ पर कुछ ट्री है जो कि आपके कुत्ते हो जाएंगे, यानी कि ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 1 यहाँ पर अनुसरण करता है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ एक कथन के बाद 2 तर्क फर्स्ट तथा सेकंड दिए गए हैं। आपको तय करना है कि उनमें से कौन सा तर्क प्रबल है। जैसे यहाँ पर कथन दिया गया है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। क्या ओटीटी सामग्री पर सेंसरशिप होनी चाहिए। तो कथन क्या है यहाँ पर, क्या ओटीटी सामग्री जो है उस पर सेंसरशिप होनी चाहिए। और यहाँ पर इसका तर्क दिए गए हैं, 2 तर्क यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करके बताना है कौन सा प्रबल है। हाँ, अनेक ओटीटी कार्यक्रम में अभद्र भाषा, हिंसा तथा अश्लीलता का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो आपने ओटीटी पर जो भी आपने देखा होगा, वहाँ पर सेंसरशिप क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभद्र भाषा, हिंसा और अश्लीलता का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नहीं, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ये कोई भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। तो यहाँ पर 1 जो है सही है, सेकंड यहाँ पर गलत है। तो केवल तर्क 1 यहाँ पर प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही है। अगला सवाल देखिए। देखो, कुछ सवाल आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर पेपर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेपर में पहले रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं, तो इनको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ये भी उसी तरीके का सवाल है। यहाँ पर कथन दिया गया है और आपको बताना है जो अभिधारणा है वो सही है या गलत है। जैसे किसी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता उसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता जो होती है ये मानव संसाधनों के गुणों पर निर्भर करती है। ये बात बिल्कुल कथन है, सही भी है। ठीक है, अब इसकी धारणा आपको बतानी है। जैसे भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जैसे जैसे इसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ रही है। तो मानव संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ रही है तो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, यानी ये जो कथन दिया गया था इसकी ये पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। प्रत्येक देश का आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का अभिलक्षित लक्ष्य होता है। तो इसका संबंध इससे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी केवल 1 जो है ये आपका निहित है, तो 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, कथन है और आपको निष्कर्ष बताना है। तो देखिए, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं, यदि सभी खिलाड़ी जो है अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो टीम मैच अवश्य जीतेगी। टीम ने मैच जीत लिया है, तो ये तो कथन है, यानी सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो टीम मैच अवश्य जीतेगी। टीम ने मैच जीत लिया है, ये तो कथन दिया गया है। अब निष्कर्ष है, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले,
तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो ही टीम मैच जीतेगी, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, अगर कुछ खिलाड़ी पूरी क्षमता से नहीं खेलेंगे तो मैच नहीं जीत पाएंगे, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर भी केवल 1 अनुसरण करता है, तो थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत को छांटिए। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से असंगत को आपको छांटना है। ठीक है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, शतरंज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज हो जाएगा, क्योंकि शतरंज जो है ये आपका इंडोर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका जो है 4 जो है वो सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक श्रेणी आपको दी गई है। इस श्रेणी में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। √3/2 यहाँ पर दिया गया है, √6 दिया गया है, 3 इंटू √3/2 यहाँ पर है, 2√6 है, 5 इंटू √3/2 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालते हैं तो परिमेयकरण विधि से आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है √3/2, तो यहाँ पर अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या निकल के आपका आ जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका √6/2, और दूसरा जो क्या है वो है आपका √6। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और यहाँ पर √6 से मल्टीप्लाई होके आपका जो है वो आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो ये 3√6 यहाँ पर आंसर आपका निकल के आएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसको आप करोगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में सर्च को TCD/NHB से कूट किया जाता है और आपका इधर जो है इसको FGWDJL से कूट किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो अगस्त है इसको किस प्रकार से कूट किया जाएगा? तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, S जो है यहाँ पर आपका T हो रहा है, तो S आपका 19 होता है, T आपका 20 होता है, यानी एक बढ़ के जा रहा है। E से आपका F हो रहा है, तो E जो है ये 5 नंबर है और F जो है ये 6 नंबर है, यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो A से B हो जाएगा, तो B यहाँ पर सब में दिया गया है, S भी यहाँ पर सब में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर K 2 में दिया गया है और J 2 में दिया गया है। तो यहाँ पर आप A से देखिए, A से यहाँ पर D में जा रहा है, यानी 3 की बढ़ोतरी हो रही है, और T से यहाँ पर W में जा रहा है, तो यहाँ पर भी 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो G जो है ये 7 नंबर पे है और यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी होगी, तो कितना आपका हो जाएगा? तो ये 10 हो जाएगा, यानी इजोटी। तो यहाँ पर J आपका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप R से देखो तो R से क्या हो रहा है यहाँ पर? तो R 18 है जो कि N में जा रहा है, और N नंबर आपका 14 होता है। इसके अलावा H जो है ये 8 नंबर है आपका, तो यहाँ से भी 4 माइनस होकर आपका D जा रहा है, यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको U में से 4 माइनस करना है। तो U का नंबर कितना है? 21 है। 21 में से 4 माइनस अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा? ये आपका 17 हो जाएगा, यानी Q यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 व्यक्ति BCDIJK और L एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। I D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, B और K दोनों निकटतम पड़ोसी J हैं, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर K बैठा है, K का निकटतम पड़ोसी L नहीं है, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक गोल मेज पर अभिमुख होकर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 7 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको बना लेना है सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां व्यक्ति आपको यहाँ पर बिठा देना है। I D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो I जो है ये D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। इस तरीके से B और K दोनों का निकटतम पड़ोसी J है, तो B और K जो है इनका निकटतम पड़ोसी आपका कौन हो जाएगा? तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे J को मैंने यहाँ पर रख दिया और ये B और K इसका निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक है, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर K बैठा है, तो D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? K बैठा है। तो 1 2 3, तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर K का निकटतम पड़ोसी L नहीं है, तो K का निकटतम पड़ोसी L नहीं है, तो L यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। ठीक है, तो C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो C के दाईं ओर, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? D यहाँ पर बैठा हुआ है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। अगला सवाल है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो ये 18 आपका निकल के आएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, BNS के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो BNS जो है इसके संबंध में सुमेलित करना है आपको। बच्चा जो है इससे संबंधित धारा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो 2 3 यहाँ पर आपकी हो जाएगी। दस्तावेज से संबंधित धारा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो 2 और 8 यहाँ पर हो जाएगी। लिंग से संबंधित धारा जो है ये आपकी 2 10 हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अपराध से संबंधित धारा जो है ये 2 39 आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए,
मॉब लिंचिंग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मॉब लिंचिंग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। बीएनएस की धारा 113(2) में प्रावधान किया गया है, तो ये 113(2) में नहीं किया गया है, 103(2) में किया गया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। मॉब लिंचिंग 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित अपराध है, ये बात बिल्कुल सही है। जाति, नस्ल, समुदाय, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करना सम्मिलित है, ये भी सही है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही है, ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यह आपके जीके से संबंधित सवाल है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी? तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुई थी 1722 के आसपास। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके जो सादत खान थे उनको स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान आपसे पूछा गया है। गुजरात अभियान कब हुआ था? तो ये 1299 में आपका हुआ था। जालोर अभियान की बात की जाए तो ये कब हुआ था? तो 1311-12 में आपका जालोर का अभियान हुआ था। मालवा का अभियान कब हुआ था? तो मालवा का अभियान लगभग 1305 के आसपास हुआ था। और वारंगल जो है ये अभियान आपका कब हुआ था? तो ये 1309-10 में आपके वारंगल का अभियान हुआ था। तो यहाँ पर अंतिम अभियान पूछा जा रहा है, तो जालोर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चित्तौड़ का अभियान कब हुआ था? चित्तौड़ का अभियान आपका 1303 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। शंकर देव ने कीर्तन व जोड़ी करताल की प्रथा शुरू की थी। तो शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन शंकर देव ने कीर्तन व जोड़ी करताल की प्रथा शुरू की थी, ये बात यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर केवल कथन 1 आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का कितना हिस्सा था? तो भू राजस्व में जमींदारों का हिस्सा कितना था? तो जमींदारों का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। यानी कि लगभग 11% हिस्सा जो था वो किनका हो जाएगा? जमींदारों का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सरकार को कितना हिस्सा देना पड़ता था, तो 10/11 सरकार को दिया जाता था। ठीक है, 1/11 ये अपने पास रखते थे। 10/11 का मतलब कितना हो गया आपका? 89% जो है ये आपका सरकार को देना पड़ता था। आगे देखिए, हुमायूं के मकबरे के संबंध में असत्य कथन है। तो हुमायूं का जो मकबरा है इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? भारत में 4 बाग पद्धति में बनी ये पहली इमारत है। अकबर के काल की प्रथम इमारत है। इसके वास्तुकार मीर मिर्जा गयास थे। इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। तो दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। वास्तुकार याद रखना, इसके मिर्जा गयास इसके वास्तुकार हो जाएंगे, ये बात भी सही है। अकबर के काल की प्रथम इमारत थी, ये बात भी यहाँ पर सही है। लेकिन 4 बाग पद्धति में बनी पहली इमारत, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वेपगत के सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों द्वारा विलय किए गए राज्यों को क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, जेतपुरा, संबलपुर, उदयपुर और झांसी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका कौन आ जाएगा? जेतपुरा यहाँ पर आ जाएगा। जेतपुरा और संबलपुर जो है इन दोनों का कब हुआ था? 1849 में हुआ था। लेकिन पहले आपका जेतपुरा का हुआ, फिर आपका संबलपुर का हुआ। उदयपुर का कब हुआ था? तो उदयपुर का आपका 1852 में हुआ था। और झांसी का कब हुआ था? तो झांसी का 1853 में हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। 30 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने चिन्नट के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। 30 जून 1857 को चिन्नट के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। ऑप्शन 1 ये आपका जो कथन 1 है ये तो बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अवध की सेना का नेतृत्व बरकत अहमद और खान अली खान ने किया था। मुख्य रूप से तो बरकत अहमद के द्वारा किया गया था, और खान अली खान भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अवध की सेना का नेतृत्व किसने किया? बरकत अहमद और खान अली खान के द्वारा किया गया था, ये बात भी सही है। इस युद्ध में अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस मारा गया था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये इस युद्ध में नहीं मारा गया था, इस युद्ध में ये घायल हो गया था, मृत्यु इसकी बाद में हुई थी। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण ली। तो ये बात भी आपकी सही है। तो 1 2 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर आक्रमण 1663 ईस्वी में किया। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां की सेना को परास्त किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया। तो यहाँ पर ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। 1663 में गुजरात यानी सूरत पर प्रथम बार आक्रमण हुआ। शिवाजी ने 1663 में ही दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां की सेना को भी परास्त किया था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को शाहजहां ने 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये लगभग आपकी 1828 के आसपास हुई थी। मानव धर्म सभा की स्थापना लगभग आपकी 1844 के आसपास हुई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 के आसपास आपकी हुई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है क्रमानुसार। तो सबसे पहले तो आपका 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर उसके बाद 4 है और परमहंस मंडली की स्थापना आपकी लास्ट में हुई थी। तो यहाँ पर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा हो जाएगा? तो ये रोलेट सत्याग्रह यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 1919 में आपका हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है? तो गांधी जी का जो नमक मार्च हुआ था इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित किस समानांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया? तो किस समानांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था? तो ये ताम्लुक में आपका किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ताम्लुक में स्थापित आपकी ताम्रलिप्त जातीय सरकार के द्वारा ये किया गया था, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को शहीद द्वीप का नाम दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। शहीद द्वीप का नाम किसको दिया गया था? तो ये अंडमान को दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वराज द्वीप नाम किसको दिया था, तो निकोबार को स्वराज द्वीप नाम यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो अंडमान को शहीद द्वीप और स्वराज को निकोबार द्वीप। आगे देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ? तो पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ जो है ये किस अधिनियम से हुआ था? तो ये आपने पढ़ा होगा, मार्ले मिंटो अधिनियम जो था 1909 का, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ये हुआ था पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो आयंगार व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी? विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी ग्रामीण जो प्रशासन है इससे संबंधित है, आयंगार व्यवस्था। अगला सवाल है, गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा असत्य है यहाँ पर। उन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु उन्होंने धारावाहिक रूप में समाचार पत्र में शतपत्रेण 100 पत्र छपवाए थे। इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला आरंभ की। तो ये निबंधमाला जो है दोस्तों, ये इनके द्वारा आरंभ नहीं की गई थी, ये विष्णु शास्त्री के द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा? विष्णु शास्त्री के द्वारा निबंधमाला जो है ये आपकी आरंभ की गई थी। तो ये यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। बाकी तीनों कथन इनसे संबंधित सही है। अगला सवाल है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों, ये स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक थे और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 15 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला निकाय कौन सा था जिसने राज्य के निर्माण के भाषाई सिद्धांत के विरुद्ध चेतावनी दी थी? तो कांग्रेस का पहला निकाय कौन सा जिसने राज्य के निर्माण के भाषाई सिद्धांत के विरुद्ध चेतावनी दी थी? तो आपको पता होगा, जेवीपी कमेटी 1948 में गठित हुई थी। इसने ही सबसे पहले आपकी चेतावनी दी थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, रजाकार निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत में विलय में मुख्य बाधा माने जाते थे? तो ये कहाँ पर मुख्य बाधा माने जाते थे? हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन पोलो भी हुआ था आपका सितंबर 1948 में, वो भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन पोलो कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था आपका सितंबर 1948 में। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो उस्मान अली खान थे। नेतृत्व तो यहाँ पर कासिम रिजवी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए,
दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास के योजनाकार कौन थे? तो उद्योगों के विकास की योजनाकार यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन थे? तो पीसी महान लोबिस यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। तो एकीकृत मंच के रूप में सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ये राज्य सहकार पोर्टल करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। कुछ सवाल यहाँ पर साइंस के भी है, जैसे निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये बेसिक सा सवाल है। रक्त का थक्का आपका विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के लिए सर्वोत्तम आहार है? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए सर्वोत्तम आहार आपका कौन सा हो जाएगा? चावल, भूमि, कंद और गेहूं यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से मूत्र के रासायनिक संगठन का सही रूप है? तो निम्न में से मूत्र के रासायनिक संगठन का सही रूप कौन सा है? 95% जल, 2.5% यूरिया, 2% लवण, यूरिक अम्ल तथा 0.3 से 0.5 अन्य पदार्थ। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है ये वाला 2.5% यूरिया एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? ज़्यादातर ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है 2.5% यूरिया। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 95% जल, 2.5% यूरिया और 2% लवण यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से मध्य मस्तिष्क का भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का भाग कौन सा हो जाएगा? पोन्स आपका जो है ये मध्य मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा भी नहीं है, प्रमस्तिष्क भी नहीं है। तो मध्य मस्तिष्क का भाग आपका कुरा सेरेब्रम यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो विद्युत धारा जो है इसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कौन सा उपकरण यहाँ पर नहीं है? विद्युत प्रेस, विद्युत क्रेन, विद्युत ओवन, निमज्जन छड़। तो विद्युत क्रेन जो है दोस्तों ये आपके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। प्रेस है, ओवन है और छड़ है। अब यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। रोग दिए गए हैं। कवक जनित रोग कौन सा है? इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित और जीवाणु जनित। तो कवक जनित रोग जो है ये तो आपका एथलीट फुट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है, पूछा जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग आपका हाथी पाँव यहाँ पर हो जाएगा। विषाणु जनित कसरा यहाँ पर हो जाएगा और जीवाणु जनित सिप्लिस यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव है। तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जीवाश्म युग्म के जलने से NO2 और SO2 के निष्कासित होने से ये सब होता है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है आपको, अधिक NO2 और SO2 के निष्कासित होने से यहाँ पर होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये होता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के संदर्भ में असंगत है? कार्बन डाइऑक्साइड 60% बिल्कुल सही है। मीथेन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, 16% नहीं होता, ये 20% यहाँ पर होता है। CFCG जो है ये 14%, ये भी सही है। N2O 6%, ये भी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, CFCS 14% सही है, N2O सही है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड सही है। मीथेन का यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पक्षी की जाति घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आती है और संकटापन की श्रेणी में रेड डेटा बुक में सम्मिलित है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? साइबेरियन क्रेन हो जाएगी, जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से संबंधित है, घना पक्षीय विहार से। अभी आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? तो बेसिक सा सवाल है। यहाँ पर आपको इसको वेन डायग्राम के माध्यम से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 17% छात्र तो आपके दोनों में सफल हुए, 52% आपके हिंदी में हुए, तो यहाँ पर 52 में से 17 माइनस करोगे यानी 35% आपके हिंदी में हुए असफल। इसके अलावा 42 में से 17 माइनस करोगे तो 25% आपके अंग्रेजी में असफल हुए। तो ये अंग्रेजी का हो गया, ये हिंदी का हो गया और ये दोनों विषयों का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। तो ये टोटल असफल हो गया आपके 35 + 25 + 17, तो ये कितना हो गया? लगभग 77% यहाँ पर हो गया। तो 77% तो फेल हो गए, तो 23% यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। जैसे 5/3 से गुणा करना था लेकिन 3/5 से आपको गुणा कर दिया, तो कोई संख्या मान लो आप, जैसे जो कि 3 और 5 से डिवाइड हो जाए। तो 15 मैंने मान लिया सपोज, तो 15 मैंने माना, गुणा किससे किया हमने? 3/5 से। 3/5 किया मतलब 9 आया, जबकि गुणा किससे करना था? गुणा आपको करना था 5/3 से, तो कितना यहाँ पर आएगा? ये 25 आएगा।
तो इसमें ये पूछा है कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो त्रुटि कितने प्रतिशत की यहाँ पर हुई, तो 16/25 की त्रुटि यहाँ पर हुई, तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 64% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करें। तो पहले अनुपात कितना था, 7:5 था। 15 लीटर पानी मिला दिया तो अब अनुपात कितना हो गया, 7:8 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका दूध का अनुपात है वो तो फिक्स है, यहाँ पर पानी का अनुपात चेंज हो रहा है। तो पानी का अनुपात कितना चेंज हुआ, 3 चेंज हुआ, और 3 किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया, यानी 3 यूनिट 15 के बराबर, तो 1 यूनिट आपकी 5 के बराबर हो गई। अब यहाँ पे पूछा गया है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, तो पानी की कुल मात्रा 8 है, तो 8 × 5 करेंगे तो ये कितना हो गया, 40 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, यदि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:8:20 के अनुपात में हो और कुल राशि 372 रुपये हो, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 1 रुपये का हो गया यहाँ पर, 50 पैसे को अपन 1/2 रुपया लिख सकते हैं, 25 पैसे को अपन 1/4 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सिक्के का अनुपात दिया गया है। तो सिक्के का अनुपात कितना है, 3:8:20 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 3 है, ये 4 है, 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपन यूनिट निकाल रहे हैं पैसे की। 20 को अपन 4 से मल्टीप्लाई 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 4 कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 12। तो ये 12 यूनिट जो है ये किसके बराबर हो गई, आपकी 372 के बराबर हो गई। तो एक यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, ये आपका 31 के बराबर हो गया। ठीक है, 12 से 372 को डिवाइड करेंगे तो ये 31 के बराबर हो गया, यानी एक यूनिट 31 के बराबर यहाँ पर हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा है कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 20, 8 और 3, 20 + 8 28 और 3 जोड़ेंगे तो 31। तो 31 × 31 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, आपका 961 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो 961 सिक्कों की टोटल संख्या यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक आदमी 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% की साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। उसे 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात है। तो 5,000 रुपये जो है, मान लो x 5,000 का x निकाल लो, तो x जो है वो हम कितने परसेंट पर दे रहे हैं, 4% पर दे रहे हैं। कितने साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका, और एक क्या हो जाएगा, 5,000 - x हो जाएगा, जो कि हम दे रहे हैं 5% पर, और ये भी हम दे रहे हैं 2 साल के लिए, और ये भी डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है आपका, तो ये 440 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू निकल के यहाँ पर आ जाएगी आपकी, और x की वैल्यू जो निकल के आती है वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 3,000, और अदर ये कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। तो ये अनुपात यहाँ पर पूछा गया है, तो ये 3:2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक सा सवाल है, कर सकते हो आप आराम से। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है 2 वर्षों का। तो ये भी बेसिक सा सवाल है। कोई संख्या आप अपनी मान लीजिए, जैसे कि मैंने 10,000 यहाँ पर मान लिया। 10,000 संख्या है, साधारण ब्याज अगर हम निकालें तो 4% के हिसाब से कितना निकल के आएगा पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में। तो साधारण ब्याज के हिसाब से अगर हम निकालें तो ये आपका निकल के आएगा 400 रुपये, और यहाँ पर भी 400 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको फिर से 4% निकालना पड़ेगा, तो 4% फिर से निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। तो ये 16 जो है ये 8 के बराबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो 16 8 के बराबर दिया गया है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर धनराशि पूछी गई है, तो 1 यूनिट 1/2 के बराबर है। तो 10,000 जो है ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 5,000 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ये शॉर्ट मेथड है। यहाँ पर ये एक और सवाल दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर टोटल राशि कितनी दी गई है, 12,300 रुपये दी गई है, और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 5% यहाँ पर दी गई है। और इसको अगर हम नॉर्मली कन्वर्ट करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/20 यहाँ पर हो जाएगा। 5% का मतलब 1/20 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर 20 यहाँ पर मूल है तो चक्रवृद्धि ब्याज मिला देंगे 1 वर्ष का, तो 21 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगले साल में भी 20 × 21 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये P है, ये यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आता है आपका
मल्टीप्लाई करेंगे और ये निकल के आता है आपका कितना 441। लेकिन यहाँ पर ये जो 12,300 है ये चक्रवृद्धि ब्याज को मिलाने के बाद है, तो यहाँ पर आपका 20 × 21 हम करेंगे, 20 × 21 हम करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका 420 हो गया। तो ये 400 और ये 420 हम मिलाएंगे तो ये होगा आपका 820, और ये 820 जो है ये किसके बराबर हो जाएंगे, 12,300 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक यूनिट आपकी 15 की निकल के आएगी, और एक यूनिट जो 15 की निकल के आएगी इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 441 से करना है। तो 441 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6615 आपका निकल के आ जाएगा। इस सवाल को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ये मैंने मेरे हिसाब से आपको बताया है, लेकिन इसे आप ढंग से चेकआउट करके इस सवाल को आप एक बार जरूर करके जाना, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है, यदि छपाई मूल्य 17,500 रुपये हो तो कितनी रॉयल्टी दी गई है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है ये आपकी कितनी है, 17,500 रुपये है। तो 1% कितना हो जाएगा आपका, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 35 से 175 को डिवाइड कीजिए आप, क्या निकल के आएगा, तो ये आपका 500 निकल के आएगा। यहाँ पर रॉयल्टी पूछी गई है, रॉयल्टी कितनी है, 15% है, तो 500 × 15 हम करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7500 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन अब हमने करवाए हैं आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जो भी विद्यार्थी LDC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको रेगुलर बेसिस पर कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।